अस्सलामुअलैकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुशामदीद। मैं हूं आपकी होस्ट नूरुल सहर। उम्मीद करती हूं आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और आपने आज की सुबह का आगाज़ बहुत ही प्यारी मुस्कुराहट के साथ किया होगा। व्यूअर्स, हर माँ बाप की ये ख्वाहिश होती है कि इनके बच्चे को कभी कोई तकलीफ़ ना हो, वो ज़िंदगी में कभी हार ना माने, कभी भी इसका दिल ना टूटे और इसे ज़िंदगी में कोई भी मुश्किल पेश ना आए। और इसी मोहब्बत में हम इनके रास्ते से हर रुकावट हटाने की कोशिश भी करते हैं, हर मसला खुद सॉल्व करने की भी कोशिश करते हैं। लेकिन क्या हर मुश्किल से बचा लेना बच्चों के हक़ में बेहतर है? तो हकीकत यह है कि ज़िंदगी आसान नहीं है। कभी नाकामी मिलती है, कभी इनकार सुनना पड़ता है, कभी मेहनत के बावजूद कामयाबी नहीं मिलती। अगर बच्चे ने बचपन में छोटी छोटी मुश्किलात का सामना करना ही ना सीखा हो तो बड़ी आजमाइशों के सामने वो हिम्मत भी हार जाता है। इसलिए ज़रूरी है कि बच्चों को हर मुश्किल से बचाने की कोशिश ना करें, बल्कि इन्हें हालात का सामना करना सिखाएं। अगर वो किसी कंपटीशन में हार जाएं तो फ़ौरन कोई जस्टिफिकेशन या फ़ौरन उनको कोई ऐसी चीज़ ना कहें कि तुम क्यों हार गए हो, कि वो अपने आप को जस्टिफाई करने लग जाएं, बल्कि उनको ये बताएं कि ज़िंदगी हार और जीत दोनों का नाम है। और अगर किसी दोस्त से इख्तलाफ हो जाए तो मसला खुद हल करने की बजाय उन्हें स्पेस दें और उन्हें बताएं कि कम्युनिकेशन करके, बातचीत करके हम कैसे इस मसले को सॉल्व कर सकते हैं। अगर कोई काम उनको मुश्किल लगे तो इससे उनकी जगह खुद करने की बजाय इनका हाथ पकड़कर इनको रास्ता दिखाएं, क्योंकि मजबूत बच्चे वही होते हैं जिन्हें हर मुश्किल के बाद दोबारा खड़ा होना होता है। तो इसी खूबसूरत मैसेज के साथ हम आज के शो का आगाज़ करते हैं और आगे बढ़ते हैं। और आज हम बात करेंगे सेप्टिक आर्थराइटिस के बारे में और ये भी जानेंगे कि क्या होता है, क्योंकि जब किसी जोड़ में कोई जर्म्स या कोई बैक्टीरिया दाखिल हो जाए और वहाँ जो पानी है वो जमा होने लगे तो ये एक इंतहाई हंगामी सूरत हाल हो जाती है। क्योंकि अगर वक्त पर इलाज ना मिले तो ये जो जर्म्स हैं या ये जो बैक्टीरिया है ये कुछ ही घंटों में हमारे जो जोड़ है उनको हमेशा के लिए नकारा भी बना सकते हैं। तो आज हम जानेंगे कि सेप्टिक आर्थराइटिस है क्या और इसके अलामात क्या हैं और इनकी वजूहात क्या हैं और क्या इसकी वजह से इंसान उम्र भर के लिए माजूर भी हो सकता है। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर सुहेल नियाजी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? अस्सलाम जी, क्या हाल है आपका? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो बताएं कि ये जो इन्फेक्शन है जिसको सेप्टिक आर्थराइटिस भी कहते हैं कि क्या है और इसके सिम्टम्स क्या हैं? जी, बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि हमारी पॉपुलेशन ज़्यादातर अब बच्चों पे ही मुश्तमिल है और ये ऐसा टॉपिक है जो कि अमूमन वालिदैन जो हैं वो इसको बहुत ज़्यादा लाइटली ले रहे होते हैं। सो इसकी अलामात के अंदर सबसे पहले तो ये है कि बच्चा क्योंकि बता नहीं पा रहा होता, अपनी डिस्क्राइब नहीं कर सकता अपनी अलामात को, तो उसमें अगर बच्चा अचानक जो है वो खेलना कूदना बंद कर दे या अपने टांग पे वज़न डालना कम कर दे, इवन वो खाने पीने में भी उसकी मुश्किलात हो सकती हैं और इवन ये बुखार की सूरत में भी स्टार्ट हो सकता है। सो जो ऐसे जोड़ हैं जो एक्सपोज्ड है, लाइक नी जॉइंट है, एल्बो है, रिस्ट है, इसमें तो सूजन आपको और रेडनेस और इसके जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ आपको नज़र आ जाएगा। लेकिन कूला जो, क्योंकि वो डीप जॉइंट होता है, वो शायद इतना ज़्यादा आपको अंदाज़ा ना हो। तो इसके अंदर ये स्टार्ट तो ये बड़ा एक आम सी अलामात से होता है, लेकिन ये बड़ा सीरियस प्रॉब्लम आगे बढ़ सकता है। सो जब भी आप देखें कि बच्चे की जो मामूल है उससे हट के वो बिहेव कर रहा है, खाना पीना छोड़ दिया है, वज़न नहीं डाल रहा, खेल कूद में इंटरेस्ट नहीं ले रहा, तो फ़ौरन ऑर्थोपेडिक सर्जन या करीबी हॉस्पिटल में लेके जाएं, क्योंकि तजर्बे की बुनियाद पे क्लिनिकल डायग्नोसिस ये ज़्यादा है बजाय इसके कि कोई एक टेस्ट, लैब टेस्ट से शायद पता चले। लैब टेस्ट ज़रूर कराए जाते हैं जिससे कंफर्म होता है डायग्नोसिस, लेकिन क्लिनिकली डॉक्टर जो है वो देख के अंदाज़ा लगाता है कि इस एज ग्रुप में और जो अलामात आ रही हैं ये सेप्टिक आर्थराइटिस की तरफ जा रहा है और इसका सदेबाब करना फ़ौरी तौर पे, हंगामी तौर पे इसके लिए इलाज ज़रूरी है। वरना जिस तरह आपने इंट्रो में बताया कि ये एक लाइफ लॉन्ग माजूरी या लाइफ लॉन्ग जॉइंट प्रॉब्लम के साथ प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि इसके अर्ली सिम्टम्स क्या होते हैं, क्योंकि जब भी हमारी बॉडी में कोई भी चीज़ ख़राब हो रही होती है ना तो अल्लाह ताला की तरफ से हमें पता लग रहा होता है, लेकिन अक्सर ये होता है कि अवेयरनेस नहीं होती हमारे पास या फिर हम खुद से इग्नोर करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में आधे लोग तो टेस्ट इसलिए नहीं कराते कि बीमारी आ ना जाए। तो ये बताइए इसके जो स्टार्टिंग सिम्टम्स हैं वो क्या होते हैं जो बिल्कुल इग्नोर नहीं करने चाहिए? जी बिल्कुल, बच्चों के अंदर जिस तरह मैंने बताया कि वो बता नहीं पा रहे होते, वो डिस्क्राइब नहीं कर सकते कि उनको
क्या अलामात आ रही हैं। लेकिन वो आप पेरेंट्स क्योंकि उनके साथ रह रहे होते हैं, वो देखते हैं कि बच्चा रोज़ाना खेल रहा है लेकिन आज जो है वो खेलना कूदना उसने बंद कर दिया, या चलते हुए उसमें थोड़ा सा लिम्प आ गया, या उसमें टांग पे वज़न कम रख रहा है, या वो टेढ़ा रख रहा है, तो ये एक बड़ी स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है। और इवन बच्चा ये कह सकता है कि मेरे घुटने में या कूल्हे में दर्द है बहुत ज़्यादा, और रात के टाइम वो बहुत शदीद दर्द हो सकता है। इसके अलावा खाना पीना जो है, अगर बहुत छोटा बच्चा है तो वो खाना पीना छोड़ सकता है, या वो बहुत ज़्यादा रो रहा है और एक ख़ास जोड़ के ऊपर वो हाथ लगा रहा है, तो उससे आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि ये कोई मसला जोड़ के अंदर है। उसको फ़ौरन करीबी हॉस्पिटल के अंदर, हमारे बड़े जितने भी शहर हैं उसमें सरकारी हॉस्पिटल हैं, वहाँ की आप एमरजेंसी में ले जाएं। वो डॉक्टर्स जो हैं वो क्वालिफाइड है, दे कैन वेरी वेल डायग्नोज, उसको फौरी तौर पे वो देख सकते हैं, कुछ टेस्ट भी रन कर सकते हैं। इसी तरह अगर एक्सट्रीम्स ऑफ एज है, ओल्ड एज के अंदर क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम होती है, तो उस सूरत में भी क्योंकि वो ज़्यादा वो पॉपुलेशन चल नहीं रही होती, तो वो भी अगर किसी जोड़ में पेन एक्सपीरियंस कर रही है या बुखार की सूरत में ये चीज़ आ रही है और एक ख़ास जोड़ के अंदर सूजन अचानक से हो गई है, तो ये भी एक अलामत है जिसका फौरी तौर पे आपने कॉन्टैक्ट करना है ऑर्थोपेडिक से। ठीक है, ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि उमूमन जो हमारे जोड़ हैं वो वीक होते क्यों हैं? हमारी कौन सी ऐसी हैबिट्स हैं डेली लाइफ में जिसकी वजह से जो हमारे जोड़ हैं वो वीक हो जाते हैं? जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कई लोग समझते हैं कि शायद ये सिर्फ खुराक है, वही जोड़ों को, हड्डियों को और पट्टों को मजबूत कर सकती है। ये एक पार्ट है, लेकिन ज़्यादा पार्ट है कि जितना आप इनको मूव करेंगे, वर्जिश करेंगे, आप चलेंगे, हेल्दी आपका एक्टिव लाइफस्टाइल होगा, उससे आपके जोड़ मजबूत होते हैं। सिर्फ रेस्ट करने से या बैठने से और अच्छी खुराक लेने से ये मसला हल नहीं होता। इसके अलावा और बहुत सारे फैक्टर्स हैं कि आपकी रोज़ाना का अर्गोनॉमिक्स क्या है, आप ऑफिस में या फैक्ट्री में काम करते हैं, बहुत ज़्यादा देर आपको खड़ा होना पड़ता है। उस सूरत में आपको कुछ ख़ास किस्म की वर्जिशें करनी चाहिए, कुछ ख़ास किस्म के जोड़ हैं जिनको मजबूत करने के लिए आपको कुछ ना कुछ करना चाहिए। ये क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता एक अमल है, अमूमी तौर पे लोग जो है बहुत ज़्यादा इसको सीरियसली नहीं ले रहे होते, लेकिन इसकी लाइफ लॉन्ग इम्प्लीकेशंस हैं। क्योंकि अगर आपका जोड़ ख़राब हो जाता है तो उसको रिवर्स करना बहुत मुश्किल है, और इवन जोड़ तब्दीली के ऑपरेशन और एक पेचीदा ऑपरेशन उस तक जाना पड़ सकता है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि अक्सर ये भी कहा जाता है कि जो हमारे जोड़ है ना उसमें पानी पड़ गया है, तो वो क्या होता है और वो किस तरह होता है? हाँ, ये मुख्तलिफ उसकी वजूहात हो सकती है। एक वजह तो सेप्टिक आर्थराइटिस, जरासीमी बीमारी है, और एक या दो जोड़ जो हैं वो अचानक इस तरह के हो गए हैं। उस सूरत में जब क़ुव्वत मुदाफ़ियत मरीज़ की कम है, अमूमन बच्चों में कम होती है, या ओल्ड एज में, या इवन यंग में, अगर किसी बीमारी के अंदर आप मुब्तला हैं तो ये सेप्टिक आर्थराइटिस का चांस ज़्यादा हो सकता है। दूसरा, इसमें गिंठिया या रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, और अमूमन ख़वातीन में ज़्यादा होता है, उसकी सूरत में भी सूजन हो सकती है जोड़ों में। इवन यूरिक एसिड अगर ज़्यादा है, वो इस तरह के बहुत सारे और भी उसकी कॉजेज़ हो सकती हैं। जब भी जोड़ सूजता है, ज़रूरी नहीं है कि वो जरासीमी उसमें बीमारी है या पीप पड़ी हुई है, वो किसी और वजह से भी उसके अंदर पानी पड़ सकता है। ये एक मालिश का काम है इसको असर्टन करना कि ये किस किस्म का सूजन है, आया ये इन्फेक्टिव है, और अगर इन्फेक्टिव है तो फौरी तौर पे उसका जो है उसका आपने हल निकालना है। हाँ ठीक है। डॉक्टर साहब, ये बताएं कि कैसे अगर हम चाहते हैं कि हमारे जो जोड़ हैं वो जल्दी वीक ना हो, क्योंकि ये मसला अब पहले हम समझते थे जिन लोगों की उम्र ज़्यादा हो गई है ना उन लोगों का है, लेकिन आजकल यंग लोगों में भी है ये बहुत ज़्यादा, और फिर जब वेदर चेंज होता है विंटर्स में उनको ये बहुत मसला बढ़ जाता है उनका। तो ये बताएं कौन सी ऐसी हमारी हैबिट्स हैं जिनको हमें चेंज करना चाहिए, और डाइट में कौन सी चीज़ें हमें ऐड करनी चाहिए? जी, इसमें मल्टी फैक्टोरियल है जोड़ों का जो हेल्थ है उसके अंदर डाइट, यस, उसके अंदर आप फ्रेश फ्रूट्स हैं क्योंकि फ्रूट्स के अंदर विटामिन्स होते हैं, इसी तरह सब्जियां जो हैं उनमें मिनरल्स होते हैं, और डेयरी प्रोडक्ट्स जो हैं आपकी डाइट में होनी चाहिए, जिसमें योगर्ट है, इसमें बटर, चीज़ या मिल्क है, ये आपकी डाइट में होना चाहिए। इसके अलावा जो है स्ट्रेस का इसमें एलिमेंट है। अगर आप बहुत स्ट्रेसफुल रहते हैं, आपके स्ट्रेस हार्मोन ज़्यादा रहते हैं, तो वो भी जोड़ों को ख़राब कर सकते हैं। इसके अलावा आपके बैठने का स्टाइल या रोज़ाना का आपका मामूल जो है वो भी जोड़ों को उसमें वीयर एंड टीयर या उसको जल्दी घिसा सकते हैं। और वज़न को आप कम से कम रखें, जितना वज़न ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा जो है जोड़ों में घिसाव का अमल जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। रोज़ाना वर्जिश या सिंपल आप 15-20 मिनट की अगर वॉक कर लेते हैं तो उससे भी आपके जोड़ जो हैं वो बहुत अच्छे हेल्थ मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है। डॉक्टर साहब, ये बताएं कि अगर आपको एक पार्ट में या एक जॉइंट में ये मसला हो गया, आपको इन्फेक्शन हो गया, तो क्या ये दूसरी तरफ भी फैल सकता है?
जी बिल्कुल, एक जोड़ दूसरी जोड़ में भी जा सकता है और इवन पूरी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन फैल सकता है। तो इसलिए इसको बहुत सीरियस एक मैटर होता है और इवन अगर आप उसको 2-3 दिन डिले कर देते हैं तो उस जोड़ के अंदर जो कार्टिलेज है, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारी जोड़ की हेल्थ के लिए, वो डिस्ट्रॉय हो सकता है, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे फुजलात हैं जो कि बैक्टीरिया जो है वो पैदा करते हैं। उस पीप की वजह से वो कार्टिलेज परमानेंट तौर पे वो डैमेज हो जाता है और वो लाइफ लॉन्ग एक डिसेबिलिटी की सूरत में, जिसमें आप ज़्यादा देर खड़े नहीं हो सकते, चल नहीं सकते और इवन जोड़ की मूवमेंट है वो डिस्टर्ब हो सकती है। सो इसको इसके बारे में आगाही बड़ी ज़रूरी है। इसके लिए आपको फौरी तौर पे अपने मौलिक से रब्ता करना ज़रूरी है, उसके लिए फौरी सोल्यूशन या हल निकालना ज़रूरी है। ठीक है, ये जो नीडल की मदद से पानी निकालते हैं, जिसको जॉइंट एस्पिरेशन भी कहते हैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ये क्या होता है और क्या ये जो अमल होता है ये तकलीफदेह होता है? जी, एक सिर्फ नीडल ही लगती है, इसमें ज़्यादा दर्द नहीं होता। जितना दर्द उसको सूजन की वजह से हो रहा है, डेफिनेटली उससे कम तो उस नीडल की वजह से होगा। इसके दो वजूहात हैं, हम क्यों करते हैं। एक में तो है कि प्रेशर को रिलीज़ करना है अगर बहुत ज़्यादा उसके अंदर टेंशन है, और दूसरा उस जो मवाद है उसको हम लेबॉर्ट्री में चेक करवाते हैं कि किस किस्म का बैक्टीरिया है। जैसे ही मरीज़ हमारे पास आता है, अगर हमें शक है कि ये सेप्टिक आर्थराइटिस है, तो हम उनको एम्पिरिकल एंटीबायोटिक्स शुरू में ब्रॉड स्पेक्ट्रम शुरू करवा देते हैं। लेकिन जब तक हमारे पास लेबॉर्ट्री से टेस्ट नहीं आता कि किस किस्म का बैक्टीरिया और कौन से एंटीबायोटिक उसके खिलाफ जो है वो काम कर रहे हैं, तो उसके मुताबिक फिर हम एंटीबायोटिक 2 या 3 दिन के बाद दोबारा से रीएडजस्ट करते हैं। सो ना सिर्फ प्रेशर कम करने के लिए, उस बैक्टीरिया का लोड कम करने के लिए, बल्कि उस तशखीस के लिए भी ये अमल किया जाता है। ठीक है, अच्छा ये बताएं कि टेस्ट, आपने बताया कि टेस्ट की मदद से हम देखते हैं, तो कौन से टेस्ट हैं जिससे तस्दीक होती है? बहुत सिंपल टेस्ट हैं जो कि किसी भी हॉस्पिटल में हो सकते हैं। उसमें एक ब्लड टेस्ट है जिसके अंदर हम देखते हैं कि वाइट ब्लड सेल्स जो हैं वो उनकी तादाद बढ़ी हुई है या कम है। एक CRP टेस्ट होता है, वो भी बड़ा क्विक टेस्ट है। इसके अलावा जो नीडल एस्पिरेशन है, हम वो मवाद दे के चेक कराते हैं, जो कि 2-3 दिन के बाद उसका जो है टेस्ट आता है। इवन अगर बहुत कम उसके अंदर अभी स्टार्ट हुआ है तो इवन अल्ट्रासाउंड करा के भी हम देख सकते हैं कि कितना मवाद है, उसकी मदद से भी हम उसको एस्पिरेट कर सकते हैं। और एक रूटीन का एक्सरे हो सकता है, जस्ट टू रूल आउट कि कोई और कॉज, ट्यूमर या कोई और इस तरह का मसला तो नहीं है। सो ये एक रूटीन के टेस्ट है जो कि किसी भी छोटे से बड़े हॉस्पिटल के अंदर हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं कि अक्सर कहा जाता है कि जब आपने पूरा इलाज इसका करा भी लिया ना, तो उसके बाद भी फिर आपको फिजियोथेरेपी की ज़रूरत होती है कि वापस ये पहले जैसा हो जाए या आपको पहले जैसी तकलीफ ना हो। तो जो फिजियोथेरेपी का रोल है वो कितना इंपॉर्टेंट है? जी, जब क्योंकि मरीज़ को जब ये सेप्टिक आर्थराइटिस होता है तो हम उनको रेस्ट करवाते हैं, जोड़ को सीधा रखते हैं, तो ये 1 से 2 हफ्ते का अमल होता है। उसके बाद स्टिफनेस या खिंचाव जो है पट्टों में आ जाता है, और इवन जोड़ की जो मूवमेंट है उसको बहाल करने के लिए फिजियोथेरेपी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। 1 या 2 हफ्ते के लिए हम रिकमेंड उसके बाद करते हैं कि वो फिजियोथेरेपी से राब्ते में रहें। वो एक मखसूस किस्म की वर्जिश उनको करवाते हैं, और कुछ वर्जिशें मरीज़ ने घर पे खुद करनी होती हैं। तो सिर्फ जोड़ को एक जगह पे रख लेना काफ़ी है हफ्ते, ये ठीक नहीं है। इस सूरत में जोड़ जो है वो जाम हो सकता है, उसकी जो मूवमेंट है वो ख़राब हो सकती है। सो फिजियोथेरेपी का रोल वो डॉक्टर डिसाइड करता है उसके बाद कि किस वक्त जब इसको फिजियोथेरेपी करवानी चाहिए और कितनी देर के लिए करवानी चाहिए। ठीक है, अच्छा ये बताएं कि ये भी कहा जाता है कि एक टाइम आता है कि ये जो मर्ज़ है ये आपको पूरी ज़िंदगी के लिए माजूर भी कर सकता है और ये आपकी जान भी ले सकता है। तो वो कंडीशन कब आती है और हम उस स्टेट में जाने से पहले ही कैसे इस बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं? जी बिल्कुल, उसमें है कि अगर आप अलामात को जो है वो इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे, और अगर आप डॉक्टर के पास जाने से बहुत डिले आपने कर दिया, या आपने कुछ ऐसे टोटके जो खुद आप करते रहे हैं जिसके अंदर पट्टियाँ बांध रहे हैं या उसके ऊपर कोई मालिश कर रहे हैं सारा, सो वो जब डिले हो जाता है और कार्टिलेज डैमेज हो जाता है तो उसका फिर जिस तरह बताया कि वो रिवर्स नहीं हो सकता। वो कार्टिलेज या कुछ ऐसे हमारे टिश्यूज़ हैं बॉडी के अंदर जिसका कोई सोल्यूशन नहीं है, उसको हम दोबारा से नहीं वापस ला सकते। तो उस सूरत में वो जोड़ जो है वो लाइफ लॉन्ग पेनफुल हो जाता है, और उसको बाद में या तो जोड़ को जाम करना पड़ता है, या अगर पॉसिबल हो तो उसको जोड़ तब्दील करके उसकी मूवमेंट को बहाल किया जा सकता है। सो इसका जो तशखीस है, इसका इलाज है, वो इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर आप डिले कर देते हैं तो उसकी जो लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस हैं वो ज़्यादा तकलीफदेह हैं और वो लाइफ लॉन्ग है। ठीक है, तो आज हम बात कर रहे थे सेप्टिक आर्थराइटिस के बारे में, और ये होता क्या है और हमने कैसे इसको मैनेज करना है, और फिजियोथेरेपी का जो रोल है वो कितना इंपॉर्टेंट है इसमें, उस पर भी बात की। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद थे डॉक्टर सुहेल नियाजी। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं।
वेलकम बैक। आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे घी और जो कुकिंग ऑयल का इंतखाब है वो हमेशा से एक पेचीदा मसला रहा है। एक बहस हम देखते हैं कि एक तरफ हमारे जो बुज़ुर्ग हैं वो कहते हैं कि देसी घी जो है वो ताकत का ख़जाना है, तो दूसरी तरफ जो डॉक्टर्स हैं वो हमें ख़बरदार करते हैं कि ये कोलेस्ट्रॉल जो है वो बढ़ाता है और जो बीमारियाँ हैं उनकी भी वजह बन सकता है। और अक्सर ये दावे भी सुनने को मिलते हैं कि खाली पेट घी खाने से जो वज़न है आपका वो कम होता है, या जो आपके स्टमक में अल्सर हो जाते हैं वो भी ठीक हो जाते हैं। तो इन बातों में कितनी सच्चाई है और घी की सही मिकदार क्या होनी चाहिए रोज़ाना, और किन मरीज़ों को इससे दूर रहना चाहिए, इस पर बात करेंगे। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है शिज़ा रऊफ़। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक। अच्छा शिज़ा, सबसे पहले तो बताएं कि ये जो एक बहस है जो कि साल साल से चलती आ रही है कि घी है वो ज़्यादा फ़ायदेमंद है, कुछ लोग कहते हैं ऑयल ज़्यादा फ़ायदेमंद है, फिर अब लोग कहते हैं कि ये जो ऑयल है इसमें इतने केमिकल्स हैं, ये नहीं सही, तो घी या ऑयल इसको हमने कैसे चूज़ करना है? अच्छा, सबसे पहले तो ये है कि इन दोनों को हम काउंट करते हैं फ़ैट की क्वांटिटी में। हमारी बॉडी के लिए जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिसके 3 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट एक बहुत मेजर कंपोनेंट है जो कि आपकी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड होता है। दोनों ही को हम उसमें काउंट करते हैं। कौन ज़्यादा बेहतर हैं या कौन ज़्यादा नहीं बेहतर, फ़ैट की कैटेगरी में फिर आगे आ जाते हैं, जिसको आप आम अल्फाज में ऑडियंस के समझने के लिए हम कह सकते हैं कि जो अच्छी फ़ैट्स हैं यानी अनसेचुरेटेड फ़ैट्स जिसमें ज़्यादा पाए जाते हैं, उसका इस्तेमाल आपकी बॉडी के लिए ज़्यादा बेहतर है। क्यों? क्योंकि उनमें मौजूद जो कि मोनो अनसेचुरेटेड, पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स वो आपकी बोन हेल्थ, आपकी हार्ट हेल्थ, इन पेशेंट्स के लिए अच्छे होते हैं। तो ज़्यादा ये जो मकदार पाई जाती है ये तेल में अमूमन पाई जाती है। घी की निस्बत यानी तेल का इस्तेमाल बेहतर है, क्योंकि घी में सेचुरेटेड फैट्स जो कि आपकी बॉडी के लिए नुकसानदेह हैं उसका इस्तेमाल पाया जाता है। ठीक है। अच्छा शिज़ा, ये बताएं कि पहले तो घी ही यूज़ होता था और अब हम देखते हैं पिछले कुछ 10-12 सालों से ना लोग ज़्यादा ऑयल की तरफ शिफ्ट हो गए हैं। तो सबसे पहले आपने जैसे बात किया कि जो ऑयल है वो ज़्यादा बेहतर है, तो एक बहस ये भी चलती है कि देसी घी का इस्तेमाल कर लें, देसी घी जो है वो ज़्यादा अच्छा है। तो सबसे पहले बताएं कि किन लोगों को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि हम सबको पता है देसी घी हेल्दी है, लेकिन एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ करेंगे तो वो भी नुकसानदेह हो जाएगा। तो कौन लोग इसका इस्तेमाल करें, कितना रोज़ाना एक क्वांटिटी हम इस्तेमाल कर सकते हैं सेफ़ होती है? अच्छा, ये जो हमारे पास एक पॉइंट आता है कि पहले इस तरह से हम इन चीज़ों का इस्तेमाल कर लिया करते थे, लेकिन आजकल अमूमन वो इस तरह से इस्तेमाल नहीं होता है, चाहे वो घी की बात हो या दूध की बात हो या किसी भी खाने पीने की अशिया की हो। पहले ज़माने में चीज़ें बहुत प्योर थी, ऑर्गेनिक थी, अब उनमें बहुत ज़्यादा एडिटिव्स ऐड हो गए हैं, बहुत ज़्यादा केमिकल्स ऐड हो गए हुए हैं। इसकी मनस्बत से हम घी का किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं कि अमूमन अगर एक बंदा जो है वो सेहतमंद है, उसको यानी किसी किस्म की कोई दिल की बीमारी नहीं है, कोई किसी किस्म का कोई हाइपरटेंशन या ज़ाबतीज़ का इशू नहीं है, तो वो 1 या 2 चम्मच रोज़ाना इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन आपकी बॉडी के लिए जो हर बंदे की जो बॉडी रिक्वायरमेंट होती है, उनकी कैलोरिक जो है वो जो कैलोरीज चाहिए होती हैं वो डिफ़र करती हैं उनकी रूटीन के मुताबिक, उनकी उम्र के मुताबिक, उनकी हाइट के मुताबिक, वो सब चीज़ें जो है वो डिफ़र करती हैं। तो अमूमन हम एक कोई यूनिवर्सल रूल नहीं है, लेकिन हम एक कह सकते हैं कि 1 या 2 चम्मच जो सेहतमंद अफराद हैं वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अलबत्ता जिनको कोलेस्ट्रोल का इशू है, जिनको कोई हार्ट डिसीज़ है, जिनको ज़्याबतीज़ का इशू है, वो बेहतर है कि वो इसका इस्तेमाल ना करें, और इसको अगर वो इस्तेमाल करना भी चाहें तो टॉपिंग के तौर पे, यानी कि आप रोटी का इस्तेमाल करते हैं तो उसके ऊपर आप घी का इस्तेमाल कर लें, उसके तौर पे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अक्सर लोग ना कहते हैं सुबह खाली पेट उठ के अगर आप 1 चम्मच घी लें तो ये आपके लिए बड़ा फ़ायदेमंद होता है, तो इसमें कितनी सच्चाई है? ये तो अब वो मिसकंसेप्शंस हैं, मिथ्स हैं जो कि हम रोज़ाना रोज़मर्रा की पेशेंट्स डीलिंग में हम सुनते हैं, और ये वो मिथ्स हैं कि जो इसको डील भी हम इस तरह से करते हैं कि अगर आप जो है वो वेट लॉस के सिलसिले में या खाली पेट जो है वो अगर आप समझते हैं कि इसका जो है वो आपका वज़न कम करेगा, तो ये बिल्कुल एक गलत बात है, क्योंकि इसके पीछे कोई एविडेंस नहीं है। अलबत्ता अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, आपको कोई वही बात है कि कोई हार्ट डिसीज़ नहीं है तो कर सकते हैं, लेकिन अपनी डेली की जो है वो फ़ैट की क्वांटिटी को कंसीडर करते हुए।
ठीक है। अच्छा, अगर एक हेल्दी बंदा है, ऑब्वियसली ये तो वेरी करता होगा ना पर्सन टू पर्सन ऐसे कि ही है। आपने कितनी क्वांटिटी में फैट्स लेने हैं, कितनी क्वांटिटी आपको फाइबर की चाहिए, कितनी प्रोटीन चाहिए। लेकिन अगर एक हेल्दी बंदा है तो उसको कोई बीमारी नहीं है, फिट है वो, उसकी एक्टिविटी भी है, तो उसकी जो प्लेट है, एक बैलेंस डाइट जिसको हम कहते हैं, एक जो प्लेट है उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए? सबसे पहले तो 3 माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, जिसमें कार्बोहाइड्रेट की हम बात करते हैं तो उसमें बात आती है रोटी या चावल का इस्तेमाल, ठीक है। फिर आ जाता है प्रोटीन की रिक्वायरमेंट, जिसमें हम सालन या करी का इस्तेमाल करते हैं। अमूमन जो हमारे यहाँ सालन खाए जाते हैं या तो वो रोटी के साथ खाए जाते हैं या चावल के साथ खाए जाते हैं, दोनों ही आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बैलेंस डाइट के लिए भी ज़रूरी है। एक चीज़ जो है, जैसे कुरान पाक में है ना, सूरह ताहा की आयत है, खाओ पाको पकीज़ा रिस्क लेकिन एतदाल के साथ, यानी कि पाक खाओ, हलाल खाओ, बैलेंस्ड प्रोपोर्शन में खाओ। और जो थर्ड क्वांटिटी आती है, फैट की क्वांटिटी हम किस तरह पूरी करते हैं? हम नट्स के ज़रिए भी पूरी कर सकते हैं, हम उसमें सीड्स भी डाल सकते हैं। इसके अलावा जो ऑयल इस्तेमाल होते हैं या घी इस्तेमाल होता है जिसमें खाना पकता है, उसके भी हम फैट की क्वांटिटी को कंसीडर करते हैं। इसके साथ साथ जो आपके जो डेयरी प्रोडक्ट होते हैं, डेयरी प्रोडक्ट बहुत ज़रूरी हैं। चाहे एक बंदा सेहतमंद है उसके लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि उसकी हड्डियों की नशोनुमा बेहतर होती रहे। और इसके साथ साथ जो है वो योगर्ट हो गया या फिर मिल्क हो गया, ये कैल्शियम रिच फूड्स होते हैं। ठीक है, एक कॉलर है मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम रिजवान। जी वालेकुम अस्सलाम। जी रिजवान, सवाल कीजिए। अच्छा, मेरे सवाल ये था, आपके पास जो माहिर ग़िज़ाइयात बैठी हैं उनसे सवाल ये है कि पंजीरी जो होती है, जो बनाई जाती है, उसमें देसी घी का इस्तेमाल कैसा है, और या अगर हम इसके बनिस्बत दूध में देसी घी डाल के पी लें तो वो ठीक है। और दूसरा सवाल मेरा ये था कि वो जो बाजार से बर्गर शवारमा में जो ये मायोनीज डाली जाती है, क्या वो खाना ठीक है? ठीक है, एक और कॉलर है, उनका भी क्वेश्चन ले लें। अस्सलाम वालेकुम सलमान। वालेकुम सलाम। मेरा ये डॉक्टर साहब से सवाल है कि जो सुबह ज़्यादातर नीम गर्म पानी में नींबू और शहद डाल के इस्तेमाल करते हैं, इसका कोई बेनिफिट भी है कि ये बस ऐसे ही अफवाह ही है? ठीक है, ठीक है। अच्छा, पहला जो सवाल था वो पंजीरी का था, और फिर दूध में हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं देसी घी का इस्तेमाल। जी। पहले उसका आंसर पंजीरी एक बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। उसमें जो है वो नट्स जितने भी आप डालते हो तो वो आपकी जो है वो आपकी हार्ट हेल्थ, बोन हेल्थ सब के लिए अच्छा है। और उसमें आप देसी घी का इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन अगर आप जो है आपको कोई कोलेस्ट्रॉल का इशू है या आपको कोई जो है और हेल्थ इशू है, डायबिटीज़ का इशू है, या फिर आपको कार्डियोवैस्कुलर कोई और प्रॉब्लम है, इवन दैट अगर आप बीपी के भी मरीज़ हैं, तो कोशिश करें कि देसी घी का इतना इस्तेमाल ना करें। दूसरी चीज़ है कि बिल्कुल अगर आप दूध में इसका इस्तेमाल करना चाहें तो वो भी एक ख़ास मकदार में कर सकते हैं। अलबत्ता दूध एक ख़ुद जो है वो एक कैल्शियम रिच फूड है, एक डेयरी बहुत अच्छा डेयरी प्रोडक्ट है जो कि आपकी हड्डियों की सेहत के लिए और अमूमन बढ़ती उम्र में जो कि आपकी हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं उनके लिए बेहतर है कि अगर आप खाली दूध का इस्तेमाल कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर है। दूसरी चीज़ है, दूसरा हमारे पास क्वेश्चन था उन्होंने पूछा था कि जब सुबह उठ के अक्सर लोग गर्म पानी में ना नींबू डाल के पीते हैं और थोड़ा सा शहद भी उसमें ऐड कर लेते हैं, तो क्या इसकी कोई साइंस इसको बैक करती है या सिर्फ ये एक ट्रेंड है? अगर आप जो है वेट लॉस के सिलसिले में कर रहे हैं तो फिर आपको पूरे दिन की कैलोरीज को कंसीडर करना होगा। सिर्फ लीमू के पानी से या सुबह जो है नहार मुँह गर्म पानी पीने से कोई मैजिकल रिजल्ट नहीं आएंगे। लेकिन अगर आप अपनी जो है वो डाइजेशन को बेहतर करना चाह रहे हैं तो इसमें भी कोई हर्ज नहीं है। और उसके साथ साथ अगर आपको कोई थ्रॉट इशू है, टॉन्सिल इशू है, तो फिर कोशिश करें कि खाली पेट जो है वो लीमू का इस्तेमाल ना करें। ठीक है। अच्छा, ये बताएं कि अगर कोई फ़ैट लॉस डाइट स्टार्ट करना चाहता है तो उसका जो ब्रेकफास्ट है वो क्या होना चाहिए? क्योंकि ऑब्वियसली ये तो BMI और इन चीज़ों पे डिपेंड करता है, लेकिन इन जनरल बता दें कि ब्रेकफास्ट क्या होना चाहिए, लंच क्या होना चाहिए और डिनर क्या होना चाहिए। और जो ये जो डाइट्स है मार्केट में, ओमैड है 1 मील अ डे, उसके अलावा कीटो, ये कितनी बेनिफिशियल है? अच्छा, कीटोजेनिक डाइट जो है वो स्पेसिफिकली कुछ पेशेंट के लिए जो है वो रिकॉग्नाइज की गई थी जिनको एपिलेप्सी यानी कि मिर्गी के दौरे जो हैं उनके लिए ये रिकॉग्नाइज की गई थी। अच्छा। उसका इस्तेमाल जो है वेट लॉस में कंसीडर किया गया है बहुत हद तक, लेकिन वो जो कि एक ज़्यादा जो है वो गलत प्रैक्टिस हो गई है। जब भी वेट लॉस का सवाल आता है तो हमेशा आपने हेल्दी वेट लॉस प्लान जो है वो उसको कंसीडर करना होता है। दैट सिंपली मीन्स कि आपकी पूरी डाइट में जो है आप यानी कि अगर आप 5
डे जो है वो एक प्रॉपर मील लेते हैं तो पहले तो अपने मील क्वांटिटी को कम करें। इसलिए क्योंकि वो फिर हम वही कैटेगरीज देख सकते हैं ना कि अगर एक सेहतमंद अफराद हैं तो उनके लिए तो कोई मसला नहीं है, आप बिल्कुल जो है वो रात का खाना जो है वो उसमें चावल ऐड कर सकते हैं। और अगर आपके वो कैलोरीज भी नहीं पूरी हुई तो आप बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइट होता है, नींद भी अच्छी आएगी। उसके बाद कोशिश करें, जो वेट लॉस के जितने भी हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं हम उनको ये भी रिकमेंड करते हैं कि अपनी फिजिकल एक्टिविटी को साथ साथ ज़रूर जारी रखें। उसको जो है वो आपने किसी भी हद तक निगलेक्ट नहीं करना। तो अपने हर मील के बाद जो है वो आपने फिजिकल एक्टिविटी को कंटिन्यू करना है। इसी तरह अगर जो ज़ियाबतीस के अगर मरीज़ आते हैं उनको भी हम चावलों का इस्तेमाल कह सकते हैं, ऐसा नहीं है उन्हें नहीं कह सकते, लेकिन एक ख़ास मकदार में उनकी भी जो है वो पोर्शन को हम बैलेंस करते हैं। और इसके साथ जो हेल्दी इंडिविजुअल होते हैं उनके भी पोर्शंस को बैलेंस करते हुए आप जो है वो चावलों का भी इस्तेमाल कर सकते हो, रोटी का भी कर सकते हो। ठीक है, तो आज हम बात कर रहे थे कि एक जो डिबेट है बड़े अरसे से चल रही है कि घी जो है वो ज़्यादा बेनिफिशियल है या ऑयल ज़्यादा बेनिफिशियल है, और साथ साथ जो देसी घी का इस्तेमाल है कुछ लोग कहते हैं कि बिल्कुल ना करें, कुछ लोग कहते हैं कि इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। तो और कुछ इससे रिलेटेड मिथ्स भी हैं जो मार्केट में पाई जाती हैं, और कुछ ऐसे ट्रेंड्स भी हैं सोशल मीडिया पर जिनका कोई एविडेंस नहीं है, जिनको साइंस बिल्कुल बैक नहीं करती, लेकिन वो चल रहे हैं और लोग उनको बहुत ज़्यादा फॉलो भी कर रहे हैं। तो इस पर भी हमने बात की और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद थी शहज़ाद रऊफ़। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच। यू वेलकम। अब यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे कि लाहौर मेट्रो बस सर्विस वो लैंडमार्क प्रोजेक्ट था जिसने लाहौर ही नहीं बल्कि पाकिस्तान में भी पहली बेहतरीन बस सर्विस होने का एजाज़ हासिल किया था। हम देखते हैं कि 2013 में ये शुरू हुआ और मेट्रो बस सर्विस को अब 13 साल मुकम्मल हो गए हैं, लेकिन 13 साल बाद इंतहाई खस्ता हालत में है और 50 के करीब जो बसेज़ हैं वो सड़कों पर बमुश्किल हमें नज़र आती हैं। और उन बसेस पर रोज़ाना तकरीबन 2.5 से 3 लाख मुसाफिर सफ़र करते हैं। और गुज़िश्ता रोज़ जो मैस ट्रांजिट अथॉरिटी है और बस कंपनी वीडा के दरमियान होने वाले जो मुज़ाकरात हैं वो मेट्रो बस सर्विस की जो बंदिश है उसका ख़तरा तो फ़िलहाल हम देखते हैं कि टल गया है। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि इस लैंडमार्क प्रोजेक्ट को पंजाब हुकूमत की जानिब से क्यों नज़रअंदाज किया गया, क्योंकि ना सिर्फ मेट्रो ट्रैक और इतराफ़ के जो जंगले हैं वो ख़राब हैं, बल्कि 27 किलोमीटर तवील ट्रैक पर मौजूद जो स्टॉप्स हैं उन पर पीने का पानी और वॉशरूम्स की जो सूरत हाल है उनकी भी हालत बहुत ही खस्ता है। इस पर बात करेंगे कि इस प्रोजेक्ट को इग्नोर क्यों किया गया है, और दूसरा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर रोज़ाना की बुनियादों पर जो तब्दीली थी और दीगर मामलात की बुनियाद पर ट्रांसपोर्टर्स जो हैं उनका जो एहतजाज है वो भी जारी है। तो इस हवाले से भी देखेंगे क्या तफसीलात है, और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं शेख ज़ैन। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अच्छा हूँ मैं, आप बताएं। अल्लाह का शुक्र। अच्छा ज़ैन, हम तो अपने तकरीबन हर शो में ये बात करते हैं, कोई नया प्रोजेक्ट आता है हम उसको भी सराहते हैं, लेकिन साथ साथ हम हर शो में बात करते हैं कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी मौजूद है, जो प्रोजेक्ट्स हैं ऑलरेडी मौजूद हैं, उनकी मेंटेनेंस पे कौन काम करेगा। और आप देखें कि जो मेट्रो बस है इसके बड़े चर्चे हुए थे, बड़ी वाहवाह हुई थी और गवर्नमेंट ने काफ़ी अरसे तक, बल्कि अभी तक कैश कर रहे हैं इसको, लेकिन उस पर कैश नहीं लगा रहे, लेकिन अभी भी इस मंसूबे को कैश कर रहे हैं। लेकिन तो थोड़ा सा बताएं कि इनकी क्यों प्रायोरिटीज़ नहीं हैं और मेट्रो बस की जो हालत है वो इतनी खस्ता क्यों है, क्या इनको फ़ंड्स नहीं मिल रहे, क्या फ़ंड्स की कमी है? शुक्रिया। मैं एक मिसाल के ज़रिए इसको समझाने की कोशिश करूँगा कि बच्चों की 2 कैटेगरीज़ होती हैं, एक माँ बाप के सगे बच्चे होते हैं और एक सुतेले बच्चे होते हैं। जब तक शहबाज शरीफ साहब का दौर इक़्तिदार रहा ना पंजाब में, जब तक वो वज़ीर आला पंजाब थे, ये 2013 से लेके 2018 तक का एरा था, इसमें तो मेट्रो बस सर्विस सगा बच्चा था उनका। तब तो इसके बड़े नाज नखरे उठाए गए, बड़े तमतराक से इसको चलाया गया, हर चीज़ फुली मेंटेन्ड रखी गई और मेट्रो बसेस भी पूरी ट्रैक पर चलती थी, इन टाइम चलती थी और लोग भी उसको बड़ा सराहते थे। ये जो आप इश्यूज़ आज हाईलाइट कर रही हैं 2013 से 2018 तक के एरा में, इनमें से कोई इशू नज़र नहीं आया, क्योंकि तब तक मेट्रो बस सर्विस शहबाज शरीफ साहब का एक सगा बच्चा था, क्योंकि उन्होंने ही इसकी बुनियाद रखी, उनका ही कॉन्सेप्ट था, तो वो उसी तरह ही उसको प्यार करते थे। फिर उसके बाद जब रजीम चेंज हुई और इक़्तिदार में नए लोग आकर बैठे,
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पहली मरतबा पंजाब में हुकूमत आई और उसके बाद आज के दिन तक गो के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, ये सगा बच्चा सुतीले बच्चे में कन्वर्ट हो चुका है। अच्छा। इसके साथ सुतीले बच्चों जैसा सलूक किया जा रहा है और कोई इसकी तरफ तवज्जो देने को राज़ी ही नहीं है। आप अभी भी गवर्नमेंट के किसी भी ऑफिशियल से बात करें ना मास ट्रांजिट के मुतल्लिक, खा वो वज़ीर ट्रांसपोर्ट हों, खा वो पंजाब के आला ऐवानों में बैठने वाले लोग हों, वो सिर्फ एक ही बात कहेंगे कि हम पर्पल लाइन चलाने लगे हैं, हम ब्लू लाइन चलाने लगे हैं, येलो लाइन हमारी पाइपलाइन में है, हम नई इलेक्ट्रिक बसें लेकर आ रहे हैं। तो भाई इसका क्या करना है? इसके ऊपर कोई भी गुफ्तगू करने को तैयार नहीं है। देखें, सिर्फ लाहौर नहीं, सिर्फ पंजाब नहीं, पूरे पाकिस्तान में ट्रांसपोर्ट का अभी तक का सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट है जो कामयाब है, वो मेट्रो बस सर्विस है। कि जो इसका ट्रैफिक काउंट और पैसेंजर काउंट सर्वे किया गया था उसके मुताबिक 1,70,000 मुसाफरों को रोज़ाना सफरी सहूलियात फ़राहम करने की ये गुंजाइश रखती है और ये अपनी इस्तेदाद कार से ज़्यादा 2.25 लाख 2.5 लाख मुसाफरों को सफरी सहूलियात फ़राहम कर रही है। तो अगर आप कामयाब प्रोजेक्ट के साथ इस तरह कर रहे हैं, बाकी देखें ना मेट्रो ऑरेंज ट्रेन है वो आज तक अपने जो एक्सपेंसेस है वो पूरे नहीं कर सकी। इलेक्ट्रिक बस का जो यहाँ पर प्रोजेक्ट आया अभी जो मौजूदा रजीम में शुरू हुआ वो अभी तक जो मतलूबा नताइज है वो हासिल नहीं कर सके। अभी भी बड़ी इलेक्ट्रिक बसेस आप देखती हैं कि वो खाली पड़ी होती हैं, उनमें वो मतलूबा मुसाफरों की तादाद नहीं आ रही। एक मेट्रो बस पूरे पाकिस्तान का ट्रांसपोर्ट का प्रोजेक्ट जो कामयाब हुआ उसके साथ क्या किया जा रहा है? ये जुल्म व ज़्यादती नहीं तो और क्या है? तो गवर्नमेंट को इस मामले के ऊपर होश के नाखून लेने चाहिए, इसका एक कम्प्रीहेंसिव प्लान बनाना चाहिए और ख़ास तौर पर जिस तरह आप निशानदेही कर रही हैं कि इसकी एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी होनी चाहिए कि ये कितने देर बाद मेंटेन होगी, इसका ऑपरेशन और मेंटेनेंस किस तरह चलाया जाएगा। एक इस मेट्रो बस में सफ़र कौन करता है? वो अभी गुलशेर साहब मेरे से ये बात कर रहे थे कि ये आम आदमी की सवारी है ना, मजदूर की सवारी है। तो वो मजदूर ने इसमें सफ़र करना है तो उसने पानी भी पीना है, वहाँ पे वाटर कूलर मुयस्सर नहीं है। भाई आपके तो वहाँ पे वो क्या प्योरीफाइड वाटर आपको मिल रहा है, गरीब आदमी को आप वहाँ पे वाटर कूलर से पानी नहीं दे रहे। मेट्रो बस के ऊपर पंखे नहीं चल रहे। इस गर्मी के मौसम में, इस हब्स के मौसम में वो उस मजदूर उस बस बे के ऊपर क्या करेगा? वो वक्त जब आपके अशराफिया के कमरों के एसी ये कहते हैं कि यार इसको बंद कर दें, बाहर देखें कितनी ह्यूमिडिटी है, ये तो बहुत अच्छी कूलिंग कर रहा है, और वहाँ पे मुसाफरों को मेट्रो बस के बस बे पे पंखे मुयस्सर नहीं है। और जैन अभी इलेक्शन सर पे जब आ जाएंगे ना तो फिर यही प्रोजेक्ट्स हैं जिनको ये कैश करेंगे, तो इनको थोड़ा सा सोचना चाहिए कि हमने कल को जाके इन्हीं प्रोजेक्ट्स, ये जो 4-5 प्रोजेक्ट्स हैं, इन्हीं की बेस पे जाके अवाम को एक दफ़ा फिर चूना लगाना है, अवाम को कहना है कि भाई वोट हमें दे। नूर तो थोड़ा सा समझदार है, अवाम बहुत समझदार है। तो फिर ये इक़्तिदार में क्यों है? अब देखें जी, इक़्तिदार में होना ना होना अलग बात है, लेकिन जब वोट होंगे तो तब अवाम अब कुछ और चीज़ों को इवेल्युएट करती है। अब जो इकोनॉमी के इशारे हैं उसको इवेल्युएट किया जाता है, अब अपने लाइफ को इवेल्युएट किया जाता है। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा जैन, हम अगली स्टोरी की तरफ चलते हैं। जो मुल्क में हम देखते हैं जो एहतजाज हैं वो हर जगह हो रहे हैं, हम देखते हैं कि हर नए दिन कोई नया इशू है। कभी स्टूडेंट्स निकले हुए हैं प्रोटेस्ट में, कभी कश्मीर में प्रोटेस्ट हो रहा है। उसके अलावा बिलावल है, उसने भी कॉल दी हुई है। फिर ये हम देखते हैं जो गुड्स ट्रांसपोर्ट वाले हैं उन्होंने 5 दिन से हड़ताल की हुई है। तो ये बताएं कि हुकूमत क्या कर रही है? इतने प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं क्योंकि यही हुकूमत थी जो दावा करती थी कि जब ये सर्टेन चीज़ें महंगी हो तो इसका मतलब है जो आपके हुक्मरान है वो चोर हैं। तो मतलब फिर तो अब तो डकैती पे आ गया काम, इतनी महंगाई हो गई है। तो ये क्या कर रही है? रोज़ की बेस पे जो कीमत है वो डिसाइड हो रही है, लेकिन उससे भी जो सिस्टम है वो, अब मैं ये कहना गलत तो नहीं है क्योंकि पहले भी किसी ने कहा कि जो सिस्टम है वो कोलैप्स कर चुका है। देखें बात ये है नूर के, ये कहना कि कराची से लेके खैबर तक इस वक्त हमारा जो मुल्क है वो एहतजाज की ज़द में है तो गलत ना होगा। उसकी वजह यह है कि इस गवर्नमेंट का जो ग्रेस पीरियड है वो ख़त्म हो चुका है। पहले साल दूसरे साल तो गवर्नमेंट कहती है ना कि अभी हम इक़्तिदार में आए हैं, अभी हम कोशिशें कर रहे हैं, अभी हम चीज़ों को बेहतर कर रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता आवाम की ज़िंदगी को बेहतर किया जाएगा। तो अभी तो वो ग्रेस पीरियड ख़त्म हो चुका है। तो अभी ये वो वाली बात जो आप इससे पहले कर रही थी कि लोग ये जाके अपने प्रोजेक्ट्स की करेंगे, तारीफ़ करेंगे कि हमने ये किया, तो भाई 2 सालों में जो किया उसका जो खमियाजा है वो इस वक्त सड़कों पे या एहतजाज की सूरत में या सोशल मीडिया पे या मीडिया पे नज़र आ रहा है कि ऑलमोस्ट हर सेक्टर एहतजाज कर रहा है कि खुदारा हमारी हालत को बेहतर बनाए। और ख़ास तौर पर
ये जो आप गुड्स ट्रांसपोर्ट के हवाले से इनके मुतालबात क्या हैं, हम वहाँ से स्टार्ट करते हैं। क्या मुतालबात देखिए है, जी, क्या ये जायज़ नहीं है? जायज़ या नाजायज़ होना इसकी तो इवेल्यूएशन अभी की जा सकती है, लेकिन जो चार्टर ऑफ डिमांड रखा गया उसमें सबसे पहले ये जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रोज़ाना की बुनियाद पे उतार चढ़ाव है, उसके ऊपर जो ये ट्रांसपोर्टर्स हैं वो कहते हैं कि इसको रोका जाए, कोई ख़ास सर्टन टाइम पीरियड रखा जाए जिसको मद्देनज़र रखते हुए वो अपने किराए उसको मैनेज करें। देखें जी, जो पेट्रोलियम मसनूआत की कंजम्पशन है ना, वो रोज़ाना की बुनियाद पर है, लेकिन क्या रोज़ाना की बुनियाद पर किराया बढ़ाया जाएगा, इसके ऊपर गवर्नमेंट की तरफ से कोई मैकेनिज्म नहीं बनाया गया। देखें, या तो गवर्नमेंट इसको रैशनलाइज कर दे कि फॉर इंस्टेंस अगर लाहौर से कराची की किसी भी मिनी मज़दा का किराया 50,000 रुपये है और डीज़ल का कीमत 400 रुपये है, जो ऊपर पॉलिसी मेकर्स हैं, क्या उनको नहीं पता कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का उतार चढ़ाव ये वो वाहिद चीज़ है जो कि पाकिस्तान की हर चीज़ के साथ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वाबस्ता है कि खा वो गुड्स की चीज़ें हों या कमोडिटीज़ हों, वो अल्टीमेटली पेट्रोलियम मसनूआत के साथ वो अटैच हैं। अगर पेट्रोल या डीज़ल या दीगर चीज़ों की जो ये निर्ख हैं वो बढ़ेंगे तो अल्टीमेटली वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वो उनके भी रेट बढ़ेंगे। एग्जैक्टली। और जैसे हमने स्टार्ट में बात किया 15 अगस्त से एक और एहतजाज की कॉल होगी है, तो आपको क्या लगता है कि इन सब चीज़ों का क्या हल है और हुकूमत क्या कर रही है? क्या हुकूमत की प्रायोरिटीज़, मतलब हुकूमत की प्रायोरिटीज़ क्या हैं? हुकूमत को क्या नहीं नज़र आ रहा ये सारी चीज़ें, कहाँ पर हम लैग कर रहे हैं? मतलब मुझे तो ये समझ नहीं आती कि ऊपर बैठे हुए कौन इनको ये मशवरे देता है, कौन इन्होंने इतने काबिल लोग रखे हुए हैं जो इनको इतने फजूल किस्म के मशवरे देते हैं और ये भी नहीं देखते कि हम एक सर्टेन चीज़ अडाप्ट करें। क्या हमारा जो सोसाइटी है, हमारा जो मुआशरा है या हमारा जो करंट निज़ाम है, लोग हैं, उन पे फिट बैठता भी है कि नहीं? ये सिर्फ ऐलान कर देते हैं और उसके बाद अपने हाथ उठा लेते हैं और नीचे हम देख रहे हैं कि हर चीज़ कोलैप्स कर गई है, क्योंकि हर चीज़ उस पर डिपेंडेंट है। हुकूमत की प्रायोरिटीज़ क्या है? सड़कें बना दें, सड़कें कुशादा कर दें, फसाड खूबसूरत कर दें, ब्यूटिफिकेशन का काम कर दें, नई टफ टाइल लगा दें, नए सड़कों पे कारपेटिंग कर दें, लोगों को चाहे बुनियादी सहूलियात मिले या ना मिले। ये जो पेट्रोलियम मसनूआत और ये जो ट्रांसपोर्टर्स का हड़ताल है, ये लोगों की बुनियादी ज़रूरियात के साथ वाबस्ता है। अभी जो 5 दिन पहले टमाटर का, आलू का या दीगर जो सब्जियां या ये मसाला जात हैं, इनके जो रेट थे, आज उनके निर्ख में 20 से 25% इजाफा हो चुका है। भाई वो गरीब आदमी, वो जो रोज़ का दिहाड़ीदार है, उसको उस अंडरपास से, उस ब्यूटिफिकेशन से, उस चाइना से मंगवाए हुए फाउंटेन से जो रेलवे स्टेशन पे लगाना है, उसको उससे क्या लगे? उसको ज़रूरत इस चीज़ की है कि क्या मैं अपने घर में सस्ती अशिया लेकर जा रहा हूँ या नहीं। ये वेरी सिंपल है। तो गवर्नमेंट को अपनी प्रायोरिटी सेट करने की ज़रूरत है। बिल्कुल ऐसे ही। तो आज हम बात कर रहे थे कि जो मुल्क में एक एहतजाज चल रहे हैं और उसके अलावा जो हम देखते हैं रोज़ की बुनियाद पर जो पेट्रोल की कीमतें हैं, वो कहा गया था कि वो डिसाइड होंगी, वो कम या ज़्यादा होंगी आदमी मार्केट के अकॉर्डिंग, लेकिन उसकी वजह से जो लोग हैं वो एहतजाज पे आए हुए हैं। तो इस पर बात की और सर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद थे शेख जैन। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आगे बढ़ते हैं अपने सेगमेंट की जानिब। और आजकल हर दूसरा नौजवान यही कहता नज़र आता है कि ये मुल्क रहने के काबिल नहीं रहा, हालात जो हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब हैं और बिल्कुल मान लिया है कि हालात इतने अच्छे नहीं हैं। लेकिन क्या ये हालात सिर्फ कुछ लोगों के लिए ख़राब हैं? अगर सब कुछ इतना ही ख़राब है तो फिर इस मुल्क के इस मिडिल क्लास तबके के हज़ारों नौजवान अपने कामयाब बिज़नेस कैसे खड़े कर रहे हैं, वो डॉलर्स में कैसे कमा रहे हैं? असल बात यह है कि हम मौका मिलने का इंतज़ार करते हैं, जबकि मौका मिलता नहीं है, मौका ढूंढना पड़ता है। आज बहुत बड़ी तादाद में हमारी यूथ डिजिटल दुनिया सोशल मीडिया और व्लॉगिंग को अपनी ताकत बना रही है। वही कुछ जो हमारे यंग बच्चे हैं, यंग लोग हैं, वो शॉर्टकट्स के चक्कर में रातों रात सोशल मीडिया पर वायरल होना या फिर मुल्क से चले जाना ही कामयाबी का वाहिद हल समझते हैं। तो आज हम जानेंगे कि हमारी यूथ मुल्क की तरक्की में कितना हिस्सा डाल रही है। जितना हम मुल्क से तवक्को करते हैं, क्या इतना हम खुद मुल्क के लिए कुछ कर रहे हैं? नौजवानों की इसी सोच को समझने, इनकी सलाहियतों को दुरुस्त समत देने और इनके माइंडसेट पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर तहमीना यासिर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र। अच्छा डॉक्टर तहमीना, सबसे पहले तो बताएं कि ये कहना तो गलत नहीं होगा कि सोशल मीडिया ने जो एक सक्सेस का आइडिया है ना, या जिन चीज़ों को हम आज से 7 साल पहले आइडियलाइज़ करते थे, वो बिल्कुल अब जो हमारे स्टैंडर्ड्स हैं ना, वो बिल्कुल डिफरेंट हो गए हैं। हमें लगता है कि मेहनत करना, पढ़ना, बहुत से लोग कहते हैं ये चीज़ तो ज़रूरी ही नहीं है,
वो आप घर में भी किसी से पूछे ना तो उसके पास होता है कुछ भी नहीं करेंगे, यूट्यूब पे व्लॉग्स बना लेंगे। और हमें क्या ज़रूरत पड़ी हुई है कि इतने मार्क्स लें या इतने ग्रेड्स लें। तो ये जो एक आइडिया शिफ्ट हो गया वह कामयाबी का, और जो शॉर्टकट्स की तरफ हम चले गए, क्योंकि हर चीज़ हर इंसान के लिए नहीं होती। वो कहते हैं ना सबको सब नहीं मिलता, तो हर इंसान के लिए हर चीज़ नहीं होती। तो हम एक दो लोगों को देखते हैं कि रातों रात उनको बूस्ट मिल गया, तो हम उन्हीं चीज़ों पे चले जाते हैं। और अक्सर हम मॉरल से गिरी हुई चीज़ें करते हैं, ऐसी चीज़ें करते हैं जो कि नहीं करनी चाहिए, और एज अ सोसाइटी हमने वो चीज़ें नॉर्मलाइज कर दी हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। इसमें देखें दुनिया फास्ट होती जा रही है, हर चीज़ जो है उसमें जल्दी रिज़ल्ट्स मिल जाए, इसकी तरफ हमारा फोकस होता है। देखिए एक बात जो है वो ये कि फाइनेंसिस के हवाले से अगर हम देखें तो शुरू से, यानी बहुत अरसा पहले को भी देखें तो तब भी यही होता था कि पढ़ो लिखो कामयाब हो और अच्छे पैसे कमाओ और अच्छी ज़िंदगी गुजारो। मेन कंसेप्ट यही होता था कि अच्छे पैसे कमाने और अच्छी ज़िंदगी गुजारनी है। अब भी अच्छे पैसे कमाने और अच्छी ज़िंदगी गुजारनी है तो कंसेप्ट है, लेकिन उसमें पढ़ो लिखो और कामयाब हो की डेफिनेशन चेंज हो गई है। इसलिए कि अब ये हो रहा है कि अब पढ़ लिख कर कामयाब होना और पढ़े लिखे बगैर कामयाब होना, दोनों में जो पढ़े लिखे बगैर हो रहे हैं, यानी सपोज मैट्रिक एफए करके दे आर गुड इन इंग्लिश स्पीकिंग, तो वो अपने आप को ज़्यादा अच्छे लेवल पे ले आते हैं। अगर फाइनेंसेस को देखें तो बेसिकली अगर मेंटालिटी ये है कि हमने पैसे कमा के कामयाब होना है, तो फिर तो ये वाली साइड उनको ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है। इसमें फ़ौरन पैसे भी मिल जाते हैं और पढ़ना और जहन को ज़ोर लगाना, कोशिश करना, उसकी ज़रूरत भी नहीं रहती है। एक और चीज़ मैं इसमें ऐड करना चाहती हूँ, मुझे लगता है ये भी एक फ्लॉ है कि नौजवानों को यहाँ पर इनकरेज करने की बजाय डिस्करेज बहुत ज़्यादा किया जाता है। उनको डिस्करेजमेंट बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ती है। बाहर जाके अगर वो किसी रेस्टोरेंट में खड़े हुए हैं, वो ड्राइवर की जॉब कर रहे हैं, ऊबर चला रहे हैं, पार्ट टाइम कोई भी काम कर रहे हैं, मैनेजर की जॉब कर रहे हैं, रिसेप्शन पे खड़े हुए हैं, तो उस चीज़ को वो मतलब नॉर्मल है। लेकिन अगर वो पाकिस्तान में ऐसी जॉब्स करना चाहें तो सबसे पहला बैकलैश तो उनकी फैमिली की तरफ से आता है। अगर कोई बच्चा सुबह के टाइम पढ़ रहा है, उसके पास अपनी गाड़ी है, अपनी बाइक है, और वो कह रहा है कि 4-5 घंटे वो ऊबर चला ले, तो इसमें कोई ममानियत नहीं है। वो अपनी मेहनत से कमा रहा है, उसके पास एक आसाइश है और उसको वो अच्छे से यूज़ करे। तो हमारे यहाँ पर बच्चों को डिस्करेज बहुत ज़्यादा किया जाता है, हाय तुम ऊबर चलाते हो, हाय तुम ड्राइवर हो, और बाहर जाके वो सेम चीज़ करें तो बड़े फ़ख्र से बताते हैं कि हमारा बच्चा फ़लाँ कंट्री में। तो मुझे लगता है ये भी एक जो फैक्टर है ना वो नेगेटिवली कंट्रीब्यूट करता है, बहुत ज़्यादा रोल अदा कर रहा है। इसलिए कि आप बच्चे को क्या बता रहे हैं, बच्चे को आप ये बता रहे हैं कि ये काम जो है ये अच्छे नहीं है, जबकि हमें पता है कि हर काम जो है वो सही या गलत नहीं होता, वो काम होता है, काम की आपको पे मिलती है। तो बेसिकली एक तो ये चीज़ है कि हमने बच्चे को बताना शुरू कर दिया कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है, क्या सही है क्या गलत है, अपने हिसाब से जो असल में मेयार है उस पे नहीं। और दूसरा ये कि वही काम जब वो यहाँ पे करता है तो उसे पे भी बहुत कम मिलती है, और वही काम जब वो वहाँ करता है तो वालिदैन को क्या नज़र आता है, अच्छा कमा तो अच्छा रहा है ना, कमा अच्छा रहा है तो चलो जो भी कर रहा है करता रहे। फिर दूसरा ये कि यहाँ के लोगों के सामने नहीं है वो, ये बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे पॉइंट्स हैं जो कि हमारी जो जनरेशन जो अब इस वक्त पे पेरेंट्स का रोल अदा कर रही है, उस जनरेशन ने ये प्रॉब्लम्स जो हैं इनको एड्रेस नहीं किया, इनको अपने आप में तब्दीली लाने की कोशिश नहीं की इनकी वजह से, ताकि अपने आप को बेहतर से बेहतर बनाए और बच्चों को एक बेहतर ज़िंदगी दे सकें। इसलिए कि इस वक्त पे ज़रूरत है, जितना चेंज आ रहा है, जितना हम बाहर की दुनिया से कनेक्टेड हो रहे हैं, हमें अपने आप को उनके मुकाबले पर compete करवाना होगा। जैसे कि कोई भी इंडस्ट्री होती है, वो इंडस्ट्री तभी एक्सेल करती है जब वो दूसरी कम्पिटिटिव इंडस्ट्री से मुकाबले पर आए। तो इस वक्त पे हम सब बाहर के ममालिक के साथ मुकाबले पर हैं। हम अगर लो रहेंगे, अपने आप को बेहतर नहीं रख सकेंगे, तो फिर बच्चे डीमोटिवेट ही होंगे ना, ये होपलेसनेस ही आएगी। और फिर स्ट्रेस जब बढ़ रहा है और इसी वजह से बढ़ रहा है, जब कंपैरिजन करते हैं तो वो होपलेसनेस जो है वो फिर उन्हें डिप्रेशन, एंग्जाइटी और स्ट्रेस और बहुत से साइकोलॉजिकल इश्यूज़ में ले जाती है, और फिर वो इश्यूज़ जो हैं वो उन्हें निकलने ही नहीं देते। बिल्कुल ऐसे है। अच्छा डॉक्टर तमीना, क्विक हमें कोई टिप्स दें, अगर हम देखते हैं हमारे सामने कोई बच्चा इन चीज़ों से फेस कर रहा है, इन चीज़ों को फेस कर रहा है, तो हम उसको कैसे मोटिवेट कर सकते हैं, कैसे इनकरेज कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो हमने उसको बताना है कि लाइफ इज़ नॉट लाइक कि आपको जो कुछ दिखाया जा रहा है वो है। ज़िंदगी हम अपनी खुद बनाते हैं।
अपनी ज़िंदगी को ख़ुद बनाने के लिए हमारे डिसीजंस होना चाहिए उन चीज़ों में जो कि हमारे कंट्रोल में है। मोस्टली बच्चे किस चीज़ पर फोकस कर रहे होते हैं जो उनके कंट्रोल में नहीं होती, मुझे ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा, ये भी नहीं हो रहा, वो भी नहीं हो रहा। बेसिकली हमने उस एरिया में फोकस करना होता है जो हमारे कंट्रोल में है और उसमें बेहतरीन इनपुट दें। फिर उसका अफेक्ट आता है जो हमारे कंट्रोल के बाहर चीज़ें उनके ऊपर। इस वक्त पे बच्चे जो उनके कंट्रोल में क्या है, एजुकेशन हासिल करना, अपनी स्किल्स डेवलप करना, अपने आप को बेहतर से बेहतर चीज़ें सिखाना, इस पे फोकस नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं कि बाहर से हमें कुछ नहीं मिल रहा, वहाँ से बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है डॉक्टर तमीना। तो आज हम बात कर रहे थे कि जो नौजवान बहुत ज़्यादा मायूस हो गए हैं या वो कहते हैं कि पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, तो कैसे वो अपॉर्चुनिटीज़ अपने लिए ख़ुद तलाश कर सकते हैं। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद थी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर तहमीना यासिर। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। एक ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। आगे बढ़ते हैं, अपने सेगमेंट के जाने पर बात करेंगे कि हम सबको पता है कि पाकिस्तान का शुमार ज़राई ममालिक में होता है। पाकिस्तान का ख़ित्ता ज़राअत के लिए इंतहाई मौजू और ज़रख़ेज़ समझा जाता है, लेकिन अलमिया समझे या बदकिस्मती कि इसके बावजूद सिर्फ ख़ुराक की मद में ही हम तकरीबन अरबों डॉलर्स खर्च करते हैं। और सिर्फ पेट्रोल की दरामद पर ही अरबों डॉलर्स नहीं खर्च करते, हम ख़ुराक पर भी सालाना अरबों डॉलर्स लगाते हैं। लास्ट ईयर की बात करें तो लास्ट ईयर की निस्बत सिर्फ फूड आइटम्स की इंपोर्ट पे 4% का इजाफा हुआ है। माली साल 2024 में हमने 7.8 बिलियन डॉलर्स की फूड आइटम्स इंपोर्ट की थी, जबकि 2025 की फिस्कल ईयर रिपोर्ट के मुताबिक 9 बिलियन डॉलर्स का इजाफा हुआ है। दीगर शोबों में भी हम हर साल अरबों डॉलर्स की इंपोर्ट की मद में खर्च कर देते हैं, तो इससे जो मुल्क की मईशत है वो सख्त दबाव में है। तो ज़रूरत है कि मेरा ब्रांड पाकिस्तान जैसी जो काविशें हैं उनकी हौसला अफजाई की जाए। और इस हवाले से मेरा ब्रांड पाकिस्तान के लिए ताजिरों की हालिया जो काविशें हैं कितनी कारआमद हो सकती हैं, इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं चीफ़ ऑर्गेनाइज़र मेरा ब्रांड पाकिस्तान मुआज़ काजी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र। वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं खैरियत से? अल्लाह का शुक्र। और साथ मेरे साथ मौजूद है प्रेसिडेंट विमेन विंग जमात इस्लामी डॉक्टर हुमैरा तारिक। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ। डॉक्टर साहब आपसे स्टार्ट करूँगी। सबसे पहले बताएं कि पाकिस्तान में बनी जो मसनूआत है उनको अपनाना आजकल क्यों इतना ज़रूरी हो गया? अच्छा, पहली बात तो ये कि बहुत इम्पोर्टेंट मौजू पे आपने बुलाया है, आपका इस पर शुक्रिया। इस वक्त बहुत ज़रूरत इस लिहाज से है कि हमने तो एक कैंपेन भी चलाई जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ के जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी बाइकाट की। और जब ये गज़ा मुहिम पूरी चली तो उस वक्त हमारी ये एक मुहिम भी एक अरूज पे रही। और उसकी बड़ी वजह यह है कि जब हम बाहर की सारी प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हैं तो हमारी अपनी इकॉनमी बहुत बुरी तरह से जो है वो ख़राब होती है। और किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए उसकी इकॉनमी का बेहतर होना बहुत ज़रूरी है। आपने अभी बात की ज़रई होने के एतबार से, पाकिस्तान ज़रई मुल्क है, लेकिन उसके साथ साथ उसका इंडस्ट्री में आगे जाना भी बहुत ज़रूरी है। अगर हम इस साल का बजट भी अपना देखें तो वफाक का जो बजट है उसमें इंडस्ट्री के लिए 0.16% सिर्फ जो है वो बजट रखा गया, और ये बिल्कुल ना होने के बराबर है। यूँ समझ लें कि 100 रुपये में से 16 पैसे। अब 100 रुपये का बजट अगर है तो उसमें 16 पैसे की क्या वैल्यू है। और इसलिए बहुत ज़रूरत है कि जो पाकिस्तान के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं, कुछ अपनी प्रोडक्ट्स ला रहे हैं, उनको प्रमोट किया जाए और उनकी हौसला अफजाई की जाए। तो दरअसल ये मेरा ब्रांड पाकिस्तान एक्सपो जो है वो इस एतबार से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल ऐसे है। अच्छा, आपकी तरफ आऊँगी। मुआज़ साहब ये बताएं कि बेसिकली आप चीफ़ ऑर्गेनाइज़र भी हैं, तो इसका मकसद क्या है मेरा ब्रांड पाकिस्तान का? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग अस विद यू। सबसे पहला अगर हम इस कॉन्सेप्ट को समझें कि ब्रांड की इम्पोर्टेंस किसी भी मुल्क की इकोनॉमी के लिए कितनी ज़रूरी होती है। कोई भी मुल्क जो तरक्की याफ्ता होता है वो अपने ब्रांड्स की वजह से पहचाने जाते हैं, अपने ब्रांड्स की इम्पोर्टेंस की वजह से और अपनी ब्रांड्स की प्रमोशन की वजह से पहचाने जाते हैं। हमारे एक बहुत अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है हमारे मुल्क का कि हमारे जो अपने ब्रांड्स हैं उनकी ग्रोथ इतनी ज़्यादा नहीं होती, और उसकी वजह यह है कि हमारे मुल्क में इम्पोर्टेड और मल्टीनेशनल प्रोडक्ट्स का इतना ज़्यादा असर व रसूख है
कि लोकल ब्रांड्स को ग्रो करने के लिए और लोकल ब्रांड्स को प्रमोट होने के लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। तो मेरा ब्रांड पाकिस्तान का कॉन्सेप्ट ये था कि हम अपने पाकिस्तानी ब्रांड्स को प्रमोट करने के लिए ऐसे प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड करें जिनको यूज़ करते हुए हमारा जो एंड यूज़र है उसको और जो हमारे इंटरनेशनल कस्टमर्स हैं उनको हमारे ब्रांड्स के हवाले से विजिबिलिटी मिले, आगाही हो कि हमारे कौन कौन से ब्रांड्स हैं, हमारा एंड कंज्यूमर अपने ब्रांड्स को पहचाने और फिर अपने ब्रांड्स की प्रमोशन शुरू करे और अपने ब्रांड्स को यूज़ करना शुरू करे। इसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक होती है जो कि मार्केटिंग टेक्निक होती है, लेकिन हमारे लोकल ब्रांड्स की इतनी फाइनेंशियल कैपेबिलिटी नहीं होती कि वो मार्केटिंग के ऊपर ह्यूज बजट इन्वेस्ट कर सकें और मार्केटिंग ले सकें। तो फिर हमने ये प्लेटफॉर्म शुरू किया मेरा ब्रांड पाकिस्तान, जिसका पर्पज़ ये था कि एंड कंज्यूमर और ब्रांड इन दोनों के दरमियान जो गैप है हम उनको कवर करवाएं और एंड कंज्यूमर उस ब्रांड की अवेयरनेस से ब्रांड से अवेयर हो जाए और फिर उसके बाद वो अपने ब्रांड्स को प्रमोट करना शुरू करे और अपने ब्रांड्स को यूज़ करना शुरू करे। इस ज़मन में हमने फिर ये मेरा ब्रांड पाकिस्तान का इनिशिएट किया और इस दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह इस 14, 15 और 16 अगस्त को हमारा ये 5th एडिशन है नेशन वाइड। इससे पहले 4 एडिशन मुख्तलिफ शहरों में हो चुके हैं। एक लाहौर में पिछले साल हुआ, उससे पहले 3 कराची में हुआ, उसके बाद ये 5वां हो रहा है और फिर इसके बाद इंशाल्लाह हमारा जो है वो 6th एडिशन होने जा रहा है नवंबर में इस्लामाबाद में और फिर 7th अगेन कराची में। तो ये पूरे पाकिस्तान में हमने ये इनिशिएटिव लिया हुआ है और इस चीज़ को हम लेके चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल ऐसे। अच्छा डॉक्टर साहबा, मुआज़ साहब ने भी एक बात की है कि हमारे यहाँ पर ना उसी में थोड़ा सा ऐड करूँगी कि ये समझा जाता है कि अगर किसी चीज़ पे इम्पोर्टेड का लेबल लग गया ना तो बस वही अच्छी है, कोई चीज़ बाहर से आई है तो बस वही अच्छी है। हालांकि चाहे मेकअप हो, चाहे हम अप्लाइंसेस की बात करें, हर तरह की चीज़ पाकिस्तान में बहुत अच्छी और बेहतरीन बनती है। बस ये है कि लोगों को शायद पता नहीं है, लोगों को ट्रस्ट नहीं है। और जैसे इन्होंने बात की ना कि अक्सर मार्केटिंग पे हम इतना पैसा या तो लगा नहीं सकते या हम लगाते नहीं हैं। तो ये बताएं कि अगर लोगों को पता चले मेरा ब्रांड पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म के थ्रू कि हमारे अपने ब्रांड्स इतनी अच्छी चीज़ें प्रमोट कर रहे हैं या इतनी अच्छी चीज़ें उनके पास हैं, तो ये हमारी इकॉनमी के लिए कितना फ़ायदेमंद होगा? अच्छा, आपके सवाल से ही जवाब एक तो ये कि जब ये पहला कराची में हुआ था और हाफिज़ नईमुर रहमान साहब का आइडिया था, उनके आइडिया पे ये मतलब पहली एग्जीबिशन हुई और इतने ज़्यादा लोग आए कि उनका मतलब यूँ समझें कि कराची की पूरी आवाम एक सैलाब की शक्ल में उमड़ आई। और पिछले साल जब लाहौर में हुआ है तो उसके बाद रिसर्च होती रही बाकायदा कि एक्सपो में सबसे ज़्यादा फुटफॉल जो है वो हमारे मेरा ब्रांड पाकिस्तान की थी। पिछली बार 200 ब्रांड्स थे, अब 400 हैं और पिछली बार हमने 1 हॉल लिया, अब हम 2 हॉल पे कर रहे हैं। और मतलब जिन लोगों ने भी जो गए और उन्होंने देखा और चीज़ें ख़रीदी तो वो हैरान थे कि इतनी ज़बरदस्त पाकिस्तानी मसनूआत हैं और जब हमने उनको इस्तेमाल भी किया तो बहुत बहुत बेहतरीन उसके बारे में राय भी आई। अब मैं तो इस मौके पे सबको ये दावत दूंगी कि आप आके देखें कि कितनी अच्छी चीज़ें जो हैं वो बनती हैं पाकिस्तान के अंदर और बहुत क्वालिटी की होती हैं। ऐसा नहीं है कि उसकी क्वालिटी को लो होती है, बिल्कुल ऐसा ही, क्वालिटी भी अच्छी होती है और उसकी प्राइस भी रीज़नेबल होती है। बिल्कुल ऐसा ही है, सेम चीज़ हमें कम प्राइस में भी मिल जाती है। अच्छा डॉक्टर साहिबा, जैसे आपने बात की है कि आपको फीडबैक इतना अच्छा आ रहा है और इतने लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो अक्सर ये होता है कि ख़वातीन ना छोटे छोटे घर से बैठ के बिज़नेस कर रही होती हैं लेकिन उनके पास इतने वसाइल नहीं होते, लेकिन जो इस तरह के प्लेटफॉर्म्स हैं ना वो वुमेन एम्पावरमेंट को बहुत ज़्यादा फ़रोग देते हैं। तो उसमें आप लोगों के ब्रांड का कितना इंपॉर्टेंट रोल है और मेरा ब्रांड पाकिस्तान उनकी कैसे हेल्प कर रहा है? जी बिल्कुल, इसमें हमारे विमेन एंटरप्रेन्योर्स का भी पूरा वो पेविलियन है और किड्स का भी पेविलियन है पूरा और आईटी पेविलियन मौजूद है। उसके साथ हमारे जो बनो काबल के बच्चे बहुत इसमें अपनी एजुकेशन और एक्सपर्टी के साथ फारे हुए हैं, उनके लिए उनकी सारी मतलब जो भी एक्सपर्टी है वहाँ पे होगी इंशाल्लाह। आईटी के लिहाज से जिसने जो भी ऐप्स बनाई या फिर कोई सॉफ्टवेयर वगैरह ये सब चीज़ें मौजूद होंगी इंशाल्लाह। और ये भी एक तसव्वुर हमारे यहाँ पाया जाता है कि शायद औरत का जो एम्पावरमेंट का मसला है या ये कि औरत ट्रेड में जाएगी तो कोई प्रॉब्लम है,
तो ये चीज़ भी इंशाल्लाह ये मेरा ब्रांड पाकिस्तान साबित करेगा कि हमने खदीजातुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पेविलियन बनाया है प्रॉपर, ठीक है, ताकि माशाल्लाह। वहाँ पर ख़वातीन एंटरप्रेन्योर जो है वो वहाँ पे इंशाल्लाह मौजूद होंगी। दैट्स ग्रेट। अच्छा मुआज़ साहब ये बताएं कि एक जैसे आपने बात किया ना कि बड़ा हम हेवीली डिपेंड करते हैं, अगर किसी भी प्रोडक्ट पे पता चल जाए ना हमें कि ये इंपोर्टेड है तो हम ये भी नहीं देखते उसके लेबल पे क्या चीज़ें हैं या कोई खाने वाली चीज़ है उसके इंग्रेडिएंट्स क्या है, बस हमें लगता है कि ये एक नंबर चीज़ है। तो आप लोग जो मेरा ब्रांड पाकिस्तान है वो कैसे ट्रस्ट बिल्ड करता है और वो कैसे इस चीज़ को फ़रोग देगा, क्या सेटअप है आपका, क्या प्लान है और कैसे आप हमारे पाकिस्तानी ब्रांड्स को या मेड इन पाकिस्तान को प्रमोट करेंगे? देखिए यही जो चीज़ आपने कही इसमें सबसे ज़्यादा हमारे एंड कंज्यूमर का फोकस या जो उसका सिलेक्शन क्राइटेरिया बन जाता है वो इम्पोर्टेड और मल्टीनेशनल प्रोडक्ट्स का बन जाता है, क्योंकि वो मल्टीनेशनल है इसलिए वो अच्छी होगी, हमारा पाकिस्तानी प्रोडक्ट जो है वो अप टू द मार्क नहीं होगी। हमने इसी चीज़ को और इसी गैप को फिल कर रहे हैं कि हमारी जो लोकल प्रोडक्ट है वो बहुत अच्छी है। जिस वक्त एंड कंज्यूमर आएगा वहाँ अपने आँखों से उसको देखेगा और उससे उसको टेस्ट करेगा, उसकी फ्री सैम्पलिंग हो रही होगी या वो इतनी लो कॉस्ट पे वहाँ अवेलेबल होगी कि वो उसको परचेज़ करके लेके जाएगा और फिर जब वो उसको यूज़ करेगा तो उसको ये अवेयरनेस क्रिएट होगी कि नहीं, जो मैं इंटरनेशनल प्रोडक्ट यूज़ करता था वो इंटरनेशनल प्रोडक्ट के मुकाबले में, मल्टीनेशनल प्रोडक्ट के मुकाबले में मेरी अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी तो इतनी अच्छी है। सिर्फ़ और सिर्फ ये अंडरस्टैंडिंग का गैप है और कुछ भी नहीं, कि एक वो मिथ जो बिल्ड है हमारे यहाँ कि अगर मल्टीनेशनल है या इम्पोर्टेड है तो ये बेहतर होगी, तो यही गैप वो वहाँ फिल हो रहा होगा कि जिसका वो उस प्रोडक्ट को खुद यूज़ करके देख रहा होगा आइदर फ्री सैम्पलिंग से या उसको बाय हैंड टच करके देख रहा होगा। तो ये चीज़ जो है वो एंड कंज्यूमर को बावर कराई जाएगी कि हमारी प्रोडक्ट्स की क्वालिटी और सारी चीज़ें बहुत बेहतर हैं और रेट वाइज भी बेहतर है, तो उसको अपनी प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए अपनी प्रोडक्ट को यूज़ करना चाहिए और वो उस मिथ को ख़त्म करना चाहिए जो एक बिल्ड हुई भी है। बिल्कुल। अच्छा मुआज़ साहब ये बताएं कि अभी तक कितने ब्रांड्स हैं जो आपके साथ शामिल हो चुके हैं और इस दफ़ा आपको क्या लगता है कि कैसा फीडबैक आएगा और कितने अप्रॉक्सीमेटली कितने ब्रांड्स आपको ज्वाइन करेंगे? एज डॉक्टर साहब ऑल्सो मैंशन के 400 प्लस ब्रांड्स का हमारा टारगेट था। इस वक्त हम अल्हम्दुलिल्लाह 500 प्लस ब्रांड्स हमारे साथ ऑन बोर्ड हो चुके हैं। 25 जुलाई को हमारी बुकिंग 100% कंप्लीट हो गई थी। सो ये हमारे ब्रांड्स का हम पे ट्रस्ट और इस वक्त पूरे लाहौर में एक जो है वो फ़िज़ा बनी हुई है कि मेरा ब्रांड पाकिस्तान की एक्टिविटी हो रही है, तो वो लोगों में बड़ा जोश व खरोश है कि उन्होंने एक्सपो सेंटर आना है और इस एक्सपो को ज्वाइन करना है, इस एक्सपो को विज़िट करना है और उस ऑन टॉप ऑफ ऑल लोगों की विलिंगनेस है कि हम अपने ब्रांड्स को प्रमोट करें। जितनी ज़्यादा अवेयरनेस हमने इस पूरे एक्टिविटी के दौरान, जितनी ज़्यादा एंड कंज्यूमर में ये अवेयरनेस देखी कि वो इतना ज़्यादा अपने ब्रांड्स को पसंद करना चाहते हैं और अपने ब्रांड्स पे फोकस करना चाहते हैं, अपने ब्रांड्स को यूज़ करना चाहते हैं। सिर्फ गैप की तरह कि उनको विजिबिलिटी नहीं है कि इस प्रोडक्ट में, इस कैटेगरी में हमारे पास कौन से ब्रांड्स हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम 500 प्लस ब्रांड्स हमारे साथ ऑन बोर्ड हो चुके हैं जो कि इस एक्टिविटी में हमारे साथ ऑन बोर्ड होंगे और लास्ट ईयर हमारा जो फुटफॉल था वो 1.25 लाख से ज़्यादा लोगों ने एक्सपो सेंटर उन दिनों में विज़िट किया था और इंशाल्लाह इस साल हमारा टारगेट है कि 250,000 प्लस जो है वो विज़िटर फुटफॉल हम इंश्योर कर रहे हैं। तो ये दोनों का, विज़िटर का और एग्जिबिटर का, दोनों का कॉन्फिडेंस है इस मेरा ब्रांड पाकिस्तान के कॉन्सेप्ट को प्रमोट करने के लिए। ठीक है। अच्छा मुआज़ साहब ये बताएं कि एक तो जो लोग हमें अभी देख भी रहे हैं और जो लोग विज़िट करना चाहते हैं, जो लोग आके देखना चाहते हैं, वो कैसे आ सकते हैं, कितने दिन तक ये जारी रहेगा और क्या प्लान्स हैं आपके? ये इंशाल्लाह इनॉग्रेशन हो जाएगी हमारी 11 बजे 14 अगस्त को और ये फिर उसके बाद 14, 15 और 16 अगस्त ये 3 दिन एक्सपो सेंटर लाहौर में ये एग्ज़िबिशन जारी रहेगी। सो आपके प्लेटफॉर्म के तवस्सुत से मैं आपके तमाम जो व्यूअर्स हैं उनको ये एडवाइस करूँगा कि वो ज़रूर इस एक्सपो को विज़िट करें, अपने ब्रांड्स को पहचानें, अपने ब्रांड्स को जानें और ये जो हमारा स्लोगन है कि हम माशी आज़ादी का अब परचम उठाएं, क्योंकि अंग्रेज़ों से आज़ादी तो हमने 1947 में ले ली थी, लेकिन अब वो टाइम है कि हम माशी तौर पे भी आज़ाद हों, उनके ब्रांड से भी आज़ादी लें और अपने ब्रांड से भी बिल्कुल और आज़ादी लें। अपने ब्रांड्स को प्रमोट करें, क्योंकि पाकिस्तान में हर चीज़ है,
पाकिस्तान बिल्कुल। में क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं, चाहे हम फूड आइटम्स की बात करें, हम अपनी कॉस्मेटिक्स की बात करें, एक से एक बढ़कर ब्रांड है। अच्छा हुमैरा, आपकी तरफ आऊँगी जाते जाते, एक तो मैसेज दें जो लोग हमें देख रहे हैं उनको क्या मैसेज देंगे, और दूसरा थोड़ा सा हमें बताएं कि जो लोग आपके पास आते हैं उनका फीडबैक कैसा है, जो ऑडियंस आपके पास आती है। फीडबैक अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रहा, उसी वजह से हमने अब पहले से डबल कोशिश की है और हम कामयाबी से अगर 6 सेगमेंट पे जा रहे हैं और आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह, तो इसका मतलब ये है कि फ़ीडबैक बहुत अच्छा है। और कहना मैं यही चाहूँगी कि अपनी इकॉनमी को बेहतर करें, क्योंकि कोई भी मुल्क तरक्की नहीं कर सकता जब तक उसकी इकॉनमी बेहतर नहीं होती। और हमेशा वही मुल्क तरक्की भी करते हैं जिनकी इकॉनमी बेहतर होती है, और उसके लिए ट्रस्ट अपने ऊपर, अपने प्रोडक्ट के ऊपर और अपने ब्रांड्स के ऊपर ट्रस्ट करना बहुत ज़रूरी है। अपने ऊपर असल में तो ये अपनी जो हमारे पास जो वर्थ मौजूद है उसके ऊपर ट्रस्ट ज़रूरी है, वरना तो अगर हम रिलाई नहीं करेंगे और दूसरों के ऊपर ही देखेंगे, दूसरों की तरफ ही अपनी ज़रूरियात के लिए देखेंगे, तो फिर हम कभी भी अपने पाँव पे खड़े नहीं हो सकेंगे। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत बात की आपने। और हम हमेशा गवर्नमेंट को हर चीज़ के लिए ब्लेम करते हैं। हमारे पास हमारी जो नॉर्मल लाइफ है उसमें कोई भी प्रॉब्लम आ जाए ना, तो हम हर चीज़ के लिए गवर्नमेंट को ब्लेम करते हैं, लेकिन बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो हमने खुद भी सही करनी है। हमने गवर्नमेंट के साथ मिलके उस चीज़ में हिस्सादार बनना है, हमने हमारी इकॉनमी को स्टेबल करना है। अब मेरा ब्रांड पाकिस्तान जैसे जो इनिशिएटिव्स हैं उसको ज़रूर ज्वाइन करें, क्योंकि इट्स हाई टाइम कि अब हम मेड इन पाकिस्तान को प्रमोट करें, क्योंकि पाकिस्तान में क्वालिटी चीज़ें भी बनती हैं। और इस तरह के जो इनिशिएटिव्स हैं ना, आप इनको प्रमोट भी करें और इनको ज्वाइन भी करें। आपको हमने डिटेल्स भी बताई हैं, और आज जो हम इसी को प्रमोट कर रहे थे और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है चीफ ऑर्गेनाइजर मेरा ब्रांड पाकिस्तान मुआज़ काजी साहब। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू सर। और साथ साथ मेरे साथ मौजूद थी प्रेसिडेंट विमेन विंग जमात इस्लामी डॉक्टर हुमैरा तारिक। डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं कल इंशाल्लाह। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।